हम लोग इसके पहले बादल को घिरते देखा है, चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें आगे का पैराग्राफ देखिएगा। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इसमें जो है कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है कि हिमालय की दुर्गम बर्फानी घाटी में, मतलब इतनी ऊंचाई पर, दुर्गम जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, तो और बर्फ़ से ढकी घाटियों में सैकड़ों शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हज़ारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, मैंने अपनी ही नाभि से उठने वाली निज के ही उन्मादक परिमल की उठने वाली मोहक तथा नशीली सुगंध के पीछे दौड़ते हुए सुंदर तरल तरुण कस्तूरी मृग को मैंने अपने पर ही चिढ़ते देखा है और बादल को घिरते देखा है। फिर से देखिए बच्चों कि हिमालय की दुर्गम बर्फ़ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हज़ारों फुट की ऊंचाई पर मैंने अपनी ही नाभि से उठने वाली मोहक तथा नशीली सुगंध के पीछे दौड़ते हुए सुंदर कस्तूरी हिरण को स्वयं पर चिढ़ते देखा है। भाव यह है कि कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होता है। ये हम आपको पहले भी बताए हुए हैं कि उसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है और वो हमेशा हिरण जो है कुलांचे भरता रहता है, इधर उधर उसी सुगंध को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसको प्राप्त ही नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो सुगंध उसके खुद के अंदर से आ रही है, तो वह उसे ढूंढने दौड़ता रहता है तथा स्वयं पर चिढ़ता रहता है, क्योंकि उसे वो सुगंध कहीं से प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने उस हिमालय पर्वत की सुंदरता में उस दृश्य को भी जोड़ा है जिसमें हिरण दौड़ दौड़ कर कस्तूरी उसको सुगंध को ढूंढता रहता है, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को। अब आगे देखिए, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने यहाँ जाड़े का वर्णन किया है उन्होंने, और उस ऋतु में उन्होंने कहा है कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वो जो हिमालय का जो स्थान है वो कुबेर का, वो उसको याद कहा जाता है कि कवि ने वही हिमालय प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि इसी हिमालय पर धन के स्वामी कुबेर का निवास माना जाता है। तो ये कवि ने ये प्रश्न किया है कि उस पर परंतु धन के स्वामी कुबेर का आज कोई अता पता नहीं है, और उनकी जो अलकापुरी थी उसका कोई शेष चिन्ह भी नहीं बचा है, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और वहीं पर कालिदास ने उसी हिमालय प्रदेश में मेघदूत की कल्पना की थी। मेघदूत जो उन्होंने रचना की है वहीं पर उन्होंने किया था। तो व्योम प्रवाही गंगा जल का, व्योम प्रवाही मतलब हिमालय पर्वत के लिए कहा गया है, व्योम मतलब आकाश, जो वहाँ से बहने वाली जो गंगा जल जो गंगोत्री से निकलती हैं
उसी जगह के सुंदरता का वर्णन करते हुए कालिदास जी ने कहा है कि वहाँ पर कालिदास का को भी बहुत ढूंढा परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। वहाँ पर उस जगह पर ढूंढने पर भी कहीं पता लगा कि मेघदूत कहाँ है। मेघदूत मतलब उन्होंने जो अपनी रचना की है वो मेघ मतलब बादल को दूत बनाकर उस पर उन्होंने वो रचना की है। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा नहीं पर। परंतु कवि प्रश्न करता है कि हो सकता है कि वो कहीं बरस पड़ा हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जाने दो, मेघदूत तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में कैलाश के आकाश को चूमने वाली ऊंची ऊंची चोटियों पर मेघों को आंधी तूफान से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। मैंने बादलों को घिरते देखा है। कि फिर से देखिए, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, मतलब कि इस भीषण जाड़े में नभचुंबी मतलब आकाश को चूमने वाले इस कैलाश पर्वत पर महामेघ को झंझा नील से और महामेघ जो है मतलब वो उसको बादलों से टकरा टकरा कर गरज गरज कर मैंने भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ इसमें मतलब विशेष बात यह है कि धन के स्वामी कुबेर जो है वो कैलाश पर्वत पर रहते थे, लेकिन उनका भी कहीं नहीं पता है। इसी प्रकार कालिदास ने वर्णन किया है कि आकाश गंगा में निर्मल जल बहता है। तो कवि प्रश्न करते हैं कि वह अलका नगरी और आकाश में बहने वाली गंगा अब कहाँ गई। कालिदास के मेघदूत काव्य में बादल को जो दूत बनाकर यक्ष अपना संदेश अलका नगरी को भेजता है, परंतु खोजने पर भी कवि को उस दूत बनाकर भेजे गए बादल का कहीं पता नहीं चला। हो सकता है कि वह दूत बनकर आया बादल यहीं कहीं पर्वत के शिखर पर बरस पड़ा हो। कवि के कहने का मतलब ये है कि वो था तो पहले, लेकिन अब हो सकता है कि वो उसका नामो निशान अब मिट गया होगा। लेकिन जो भी हो, मैंने इस भीषण जाड़े में भी बादलों को गरज गरज कर आपस में टकराते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। उसके बाद का देखिए, शत शत निर्झर निर्झरणिकल मुखरित देव दारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए। शतदल लाल कमल वेड़ी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे आमने सामने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि ने उस प्रदेश की मतलब उस किन्नर प्रदेश की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शत शत निर्झर निर्झरणी कर मुखरित देवदारु कानन में, कानन मतलब जंगल, देवदार के जंगल में, और जो वहाँ से निर्झर निर्झरणी बहती है उस जगह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोणित धवल भोजपत्रों से, कि वहाँ पर सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कलकल ध्वनि से देवदार को वन को गुंजित करते रहते हैं, और उसमें इन्हीं वनों के बीच में लाल और श्वेत भोजपत्रों से छाए हुए कुटीर के भीतर, भोजपत्र मतलब जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे जो उनका घर बना होता है, कुटीर जो बना है, कुटीर के भीतर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े। किन्नर और किन्नरी वो जैसे कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए
किन्नर और किन्नरियों की एक कल्पना की जाती है कि देवताओं की नगरी में किन्नर और किन्नरी ये जोड़े जो है लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। तो उनके जोड़े विलास में क्रीड़ा करते रहते हैं। तो उन्हीं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनके केश विभिन्न रंगों के सुगंधित पुष्पों से सजे हुए हैं, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से उनके बाल, उनके केश सजे हुए हैं। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गणों में। और उनके गले शंख जैसे हैं, शंख जैसा गला बहुत सुंदर माना जाता है, तो उनके गले शंख जैसे हैं तथा बहुत सुंदर हैं। वे अपने गले में इंद्रनील मणि की माला धारण किए हुए हैं, कानों में नील कमल के कर्ण फूल पहने हैं, कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेड़ी में। और कानों में वे नील कमल के कर्ण फूल पहने हुए हैं और तथा उनकी वेड़ी मतलब चोटी लाल कमलों से सुसज्जित है। किन्नर प्रदेश के नर नारियों में मदिरा पान करने वाले पात्र जो है वो चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जटित तथा कलात्मक हैं, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासव पूरित। और मदिरा पान करने वाले पात्र चांदी के बने हैं और वे मणियों से जड़े हुए तथा बहुत ही कलात्मक हैं। वे अपने सन्मुख चंदन की तिपाई कर मदिरा के पात्रों को रखे हुए हैं, द्राक्षासो मदिरा, तो उसके पात्रों को रखे हुए हैं, तथा स्वयं कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल छाल पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलती मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन। और मदिरा पात्रों को रखें तथा स्वयं उस पर आसन लगाकर बैठते हैं तथा मदिरा पान करने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं, मतलब वो उनकी आँखें बिल्कुल नशीली हो जाती हैं। मदिरा पान करने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करते हुए अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से वंशी की तान छेड़ते हैं। कवि कहते हैं कि इन सभी आँखों को सुंदर लगने वाले एवं मनोहारी दृश्यों को मैंने देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। तो बच्चों, इस चैप्टर में बादल को घिरते देखा है में कवि ने अपनी कल्पना से बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित किया है और वर्षा ऋतु तथा जाड़े की ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को आपको बताएंगे।